नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ में हूं वंदना। राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत लगातार जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने हिमाचल के सीएम से बातचीत की है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर उन्होंने बातचीत की, हालचाल जाना है। सीएम बघेल ने एक्स पोस्ट यानी ट्वीट करके जानकारी दी है। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बातचीत की है, वहां की हालात को लेकर जानकारी ली है। सीएम भूपेश ने हिमाचल में आई त्रासदी को लेकर चर्चा की। इसके बारे में सीएम बघेल ने एक्स पोस्ट यानी ट्वीट करके जानकारी भी दी है। तो हिमाचल प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा तबाही देखी जा रही है। लगातार कुदरत का कहर बरप रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम सुक्खू से फोन पर बातचीत की है। हिमाचल के हालात को लेकर जो भी सहायता हो सकती है, हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। हिमाचल प्रदेश में हो रही आसमानी आफत को लेकर बातचीत की गई है। हिमाचल के हालात पर चर्चा हुई है, फोन पर बातचीत की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातचीत हुई और इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात कर वहां के हालातों पर चर्चा की गई है। प्राकृतिक आपदा के कारण कठिन समय से गुजर रहा है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दुखद घड़ी में, इस कठिन परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है और मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है। आनंद सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार त्रासदी देखी जा रही है, मुख्यमंत्री ने फोन पर बातचीत की है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से, क्या बातचीत हुई है, इसको लेकर क्या और अपडेट है? लगातार अब बात करें जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बनने के बाद जो है दोनों ही मुख्यमंत्रियों में जो दोस्ती है वो काफी देखी जाती है। और साफ तौर पर देखा जाए कि जिस तरीके से हालात जो है अभी हिमाचल प्रदेश में है वो काफी भयावह है और लगातार जो बारिश के कारण वहां पे जो भूस्खलन हो रहे हैं, नदी नालों में जो उफान है उसके चलते जो है काफी घरों में जो है लोगों को नुकसान पहुंचा है, कई लोगों को जो है काफी आहत उससे पहुंची है। तो इस विषय पर जो है आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुखविंदर सिंह सुक्खू से जो है पूरी फोन पर बातचीत की है और पूरी घटना है उसकी जो है विस्तृत जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने सीएम सुखविंदर सुक्खू से जो है आज ली है। और साफ तौर पर यही कहा गया है कि एक भरोसा दिलाया गया है कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार की कोई भी मदद जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को चाहिए तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो पूरी तरह से जो है उपलब्ध है। हर घड़ी हर समय जो है छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो भी आर्थिक सहायता होगी वो छत्तीसगढ़ सरकार कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसे जो है राहत के तौर पर पहुंचाएगी। विस्तृत जानकारी ली है और भी कुछ जो अन्य विषय थे उस पर भी जो है बातचीत की गई है। तो फिलहाल जो है ट्वीट करके जो है सीएम भूपेश बघेल ने ये पूरी जानकारी जो है साझा की है। जी अनंत, लेकिन एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं, इस बार सबसे ज्यादा त्रासदी 7 दशकों के बाद हिमाचल प्रदेश में देखी जा रही है। बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो समुद्र तल से जो उनकी ऊंचाई है वो काफी अधिक है और जो पूरा अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो लगातार जो बारिश वहां पर हो रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अगर यही स्थिति और भी बनी रहे, अगर और भी जो बारिश है वो तेज होती रहे तो कहीं ना कहीं पूरा जो हिमाचल प्रदेश है वो इस पर कहीं ना कहीं इस पर जो है इस पूरे तेज बारिश जो है इसके प्रकोप पर कहीं ना कहीं आ सकता है। तो यही जो है एसडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पर तैनात है, लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जो लोग परेशान हैं उन्हें जो है कहीं ना कहीं राहत का काम देने का काम किया जा रहा है। और इस पूरे पहल में जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जो है एक पॉजिटिव पहल बाकी अनंत मुश्किल हालात है और ऐसे में मदद करनी भी चाहिए। मुख्यमंत्री ने फोन पर बातचीत भी की है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं रायपुर से खबर, जहां व्यापारियों से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, चुनाव घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने सुझाव मांगा है। कपड़ा व्यापारी, ऑटो रिक्शा संघ और वकील से चर्चा की गई है। घोषणा पत्र में उनके सुझाव को शामिल करने की मांग भी की गई है। व्यापारियों से मिलने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मंत्री, चुनाव घोषणा पत्र को लेकर उनसे सुझाव मांगा है। क्या वो चाहते हैं आने वाले भविष्य में किस तरह की सरकार उनकी मदद करे, इस पर चर्चा की गई है, सुझाव मांगे गए हैं। ऑटो रिक्शा संघ से भी सुझाव मांगे हैं पूर्व मंत्री ने। चुनाव घोषणा पत्र को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और इसी क्रम में सुझाव मांगे जा रहे हैं। कपड़ा व्यापारी, ऑटो रिक्शा संघ और वकीलों से भी चर्चा की गई है। घोषणा पत्र में इन सभी के सुझावों को शामिल किया जाएगा। जबलपुर से खबर, जहां बहुचर्चित सना खान हत्याकांड का मामला, सिवनी जिले के धूमा के नजदीक घाटी में तलाशी अभियान चला है।
सर्चिंग अभियान में महिला के मिले इनरवियर सना खान के कपड़े होने की आशंका जताई जा रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सना खान के भाई का भी आधार कार्ड मिला है। हिरन नदी में कई दिनों तक तलाशी के बावजूद सना की लाश नहीं मिल रही। पति अमित साहू ने 2 अगस्त को लाठी से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। नागपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश महामंत्री थी मृतक सना खान। हाई प्रोफाइल ये मामला है। बहुचर्चित सना हत्याकांड को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। तलाशी अभियान में कई सुराग मिले हैं, लेकिन अभी तक लाश बरामद नहीं हुई है। सिवनी जिले के धूमा के नजदीक घाटी में लगातार तलाशी अभियान चल रहा है। सर्च अभियान में महिला के कपड़े मिले हैं। राजेश इस वक्त सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी तक जो तलाशी अभियान चलाया जा रहा है उसमें क्या इनपुट मिले हैं? बिल्कुल वंदना, देखिए आपको बता दें, बहुचर्चित हाई प्रोफाइल सना हत्याकांड का ये पूरा मामला है। 2 अगस्त को बीजेपी की नागपुर की महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा की सना खान की हत्या जबलपुर में की गई थी और तब से जो आरोपी पति है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार जांच जो है वो नागपुर की और जबलपुर की पुलिस कर रही है। हिरन नदी में लाश फेंके जाने की जानकारी जो है वो आरोपी ने दी थी, जिसके बाद 15 दिन से लगातार हिरन नदी में ऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। इसके अलावा कल और आज जो टीमें हैं नागपुर की पुलिस ने बड़ी अगर देखा जाए तो सफलता है कि जो कुछ सबूत हैं वो कहीं ना कहीं सिवनी और धूमा की घाटी के सिवनी के पास धूमा की घाटी में मिले हैं। जो इनरवियर्स हैं वो बताए जा रहे हैं सना खान के। इसके अलावा जो सना का भाई है मोहसिन, उसका आधार कार्ड भी एसडीआरएफ की टीम को मिले हैं। लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जहां से बैग और ये सारे सामान जो है वो कहीं ना कहीं टीमों ने बरामद किए हैं। इसके अलावा कल जो टीम है वो कहीं ना कहीं हरदा भी पहुंची हुई थी। सना का परिवार भी हरदा पहुंचा हुआ था एक अज्ञात लाश मिलने की जानकारी की सूचना के बाद। हालांकि परिवार ये मना कर रहा है कि वो लाश सना की नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं डीएनए टेस्ट उस पूरे डीएनए टेस्ट होगा और उसकी रिपोर्ट के बाद ये जानकारी सामने आएगी। लेकिन लगातार जो आरोपी है वो बेहद शातिर है और पुलिस को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये हर बार जो गुमराह है वो आरोपी करता रहा है और यही वजह फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद जो है वो नागपुर और जबलपुर की पुलिस लेगी ताकि सबूतों को इकट्ठा किया जाए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो कहीं ना कहीं टीमों के साथ होंगे, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक जो लाश है सना की वो बरामद नहीं की जा चुकी है, नहीं की गई है। लगातार जो ऑपरेशन है हिरन नदी में वो हो रही है। बिल्कुल वंदना, देखिए 50 लाख की पार्टनरशिप का विवाद था। एक सोने की चैन थी 2 तोले की, जिसको लेकर विवाद जो है वो कहीं ना कहीं सना का हुआ था। नागपुर से फोन के जरिए विवाद जो है वो पति से हुआ था, अमित साहू से। उसके बाद वो जबलपुर 2 अगस्त को आई थी और जिसके बाद 50 लाख मांगने के विवाद पर लाठी मारकर जो आरोपी पति अमित साहू है उसने हत्या कर दी थी और उसी दिन रात में बारिश बहुत तेज थी, लाश को ले जाकर हिरन नदी में फेंके जाने की जानकारी उसने जो नागपुर की पुलिस है और जबलपुर की पुलिस को दी थी, जिसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं हिरन नदी में चलाया गया, लेकिन अब तक लाश की जो है किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली। यही वजह है कि अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद कहीं ना कहीं जो है दोनों राज्यों की पुलिस इस पूरे मामले पर लेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के स्कूली बच्चों को साइकिल की सौगात दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के स्कूली बच्चों को यह तोहफा दिया है, साइकिल वितरित की गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई है। भूपेश बघेल के खिलाफ विजय बघेल चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 21 उम्मीदवारों के नाम जारी हुए हैं। भूपेश बघेल के खिलाफ विजय बघेल चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के 21 उम्मीदवारों के नाम जारी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में तैयारियां चुनावों को लेकर की जा रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। भूपेश बघेल के खिलाफ विजय बघेल चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 21 उम्मीदवारों के नाम जारी हुए हैं। तो पहला पत्ता खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। लगातार तैयारियां की जा रही थी, चर्चा हो रही थी और मंथन के बाद यह लिस्ट जारी हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ विजय बघेल को
चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। 21 उम्मीदवारों के नाम जारी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 21 उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है। तमाम दिग्गज मंथन कर रहे थे। दिल्ली तक दौरा लगातार हो रहा था तमाम नेताओं का, जिसके बाद यह लिस्ट जारी हुई है। छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए। सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ विजय बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने उतारने का फैसला किया है। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। तैयारियां दोनों तरफ से पुरजोर की जा रही हैं। कांग्रेस को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। कुलभूषण इस वक्त फोनलाइन पर संवाददाता जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहली प्रत्याशियों की सूची 2023 की जारी कर दी है। अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए तो भोपाल से ध्रुव नारायण सिंह और आलोक शर्मा को मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्योंकि कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक आयोजित हुई थी और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था। कई कयास लगाए जा रहे थे। कांग्रेस कह रही थी कि हम इस बार जो है बीजेपी से पहली सूची जारी करेंगे, लेकिन बीजेपी ने पहला ही जो है यहाँ पर दांव खेला और मैदान में जो है अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। अब स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में लगभग जो है नवंबर तक जो अलग अलग चरणों में मतदान होने हैं वो संपन्न हो जाएंगे और दिसंबर में जो है विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। बीजेपी ने अपनी तैयारी जो है काफी तेज कर दी है और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी सूची जारी की है, संगठन और संघ का अलग अलग सर्वे था। सर्वे के आधार पर ये सूची जारी की है। सबसे पहले हम उत्तर विधानसभा की बात करते हैं। ये जो विधानसभा सीट है ये लंबे समय से कांग्रेस के पास में है। आरिफ अकील का कल ही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकार अपने बेटे को दिया, क्योंकि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। आलोक शर्मा को मैदान में बीजेपी ने उतारा है, क्योंकि आलोक शर्मा पूर्व महापौर रहे। उत्तर विधानसभा सीट से लगातार वो तैयारी कर रहे हैं और अब जो है आलोक शर्मा उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ध्रुव नारायण की अगर बात की जाए तो ध्रुव नारायण सिंहपुर में विधायक रह चुके हैं मध्य से। अब वो आरिफ मसूद, हालांकि अभी ये तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जो वर्तमान सिटिंग एमएलए हैं आरिफ मसूद के सामने ध्रुव नारायण सिंह चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही अन्य सीटों की बात की जाए तो हाल ही में जिस प्रकार से जो उमा भारती के रिश्तेदार हैं और कुछ ही दिन पहले जो लगातार विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें भी जो है बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लाल सिंह आर्य को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। इसके साथ ही यहाँ पर बात की जाए तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो एक बड़ा दांव यहाँ पर बीजेपी ने खेला है। और इसके साथ ही अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में भी पूर्व मंत्री को मैदान में उतारा है। पूर्व मंत्री के साथ साथ यहाँ पर पांडुरना में प्रकाश उइके और पांडुरना के साथ सौसर की अगर बात की जाए तो पूर्व मंत्री नानाभाऊ मोहेड़ को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सोनकच्छ से अगर बात की जाए तो राजेश सोनकर, वहीं आदिवासी क्षेत्र में भी जो है आदिवासी दांव
यहाँ पर खेला है। निर्मला भूरिया को मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही झाबुआ से भानु भूरिया को मैदान में उतारा है और वहीं ओम प्रकाश धुर्वे शाहपुर से जो है चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पे अभी तक जो सूची जारी की गई है, इस सूची में हम देख सकते हैं कि SC, SC, ST और OBC वर्ग को तवज्जो दी गई है। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी दांव बीजेपी ने खेला है। बहुत शुक्रिया आपका कुलभूषण तमाम जानकारी के लिए। तो 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और ये पहली लिस्ट जारी हुई है छत्तीसगढ़ के लिए, जिसमें 39 उम्मीदवार मध्य प्रदेश के लिए तय हुए हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए ये उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने विजय बघेल चुनाव लड़ेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए दीपक विश्वकर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्योंकि ये जो 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है उस पर काफी अपडेट कुलभूषण ने भी दिया, लेकिन विजय बघेल क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जरा बैकग्राउंड बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे हैं विजय बघेल। मौजूदा स्थिति में जो दुर्ग है, दुर्ग सीट से सांसद हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो कयास लगाए जा रहे थे, जो चर्चा की जा रही थी, उस चर्चा के ऊपर मोहर लग गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक बार फिर इंडिया न्यूज अपनी विश्वसनीयता पर खरा उतरा है। इंडिया न्यूज ने सुबह इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि 21 से 27 के बीच में नामों की घोषणा हो सकती है और जिन विधानसभा सीटों की चर्चा की गई थी, उन विधानसभा सीटों पर आज अब से कुछ मिनटों पहले भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो समझा जा सकता है कि जिस खबर की चर्चा इंडिया न्यूज सुबह कर रहा था, उस खबर के ऊपर मोहर एक बार फिर लग गई है। जिस चीज की चर्चा की जा रही थी, जिस बात को कहा जा रहा था, उसके ऊपर घोषणा कर दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहा यह जा रहा था कि 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ के विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बदला जाएगा। 3/4 हिस्से में जो सरकार के जो 3/4 विधायक हैं, उनको बदल दिया जाएगा। अब इन 21 विधायकों के भीतर यदि बात की जाए तो 3 से 4 ही एक ऐसे नाम हैं जो पुराने हैं, बाकी सब के सब नए हैं। जो पुराने नाम हैं, जो मेन नाम हैं, उनकी यदि चर्चा कर ली जाए, राम विचार नेताम राज्यसभा के सांसद हैं, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्योंकि जिस संभाग से वो आते हैं वो है सरगुजा संभाग। नंद कुमार साय कांग्रेस के दामन थाम लिए हैं। नंद कुमार साहब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कांग्रेस का रुख कर लिया है। उसके इतर यदि बात की जाए, विजय बघेल दुर्ग के सांसद विजय बघेल को भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से चुनाव लड़ाए जा रहे। और चर्चा ये भी है, यदि सत्ता में आते हैं तो कुछ अच्छा उनके साथ हो सकता है, क्योंकि बघेल वर्सेस बघेल। और उसके साथ साथ यदि बात किया जाए, OBC चेहरा है और अब ऐसे कई नाम हैं जो तैर रहे थे। उसके अलावा यदि बात की जाए तो तमाम ऐसे नाम हैं जो कुछ पुराने हैं या जो पूर्व हैं। भूलन सिंह मारावी को प्रेमनगर सीट से मौका दिया गया। भटगांव की यदि बात की जाए, श्री लक्ष्मी रजवाड़े, ये पूर्व में सदस्य रही हैं, इनको मौका दिया है। शकुंतला सिंह पोर्ते प्रतापपुर की सीट पे मौका दिया है। रामानुजगंज राम विचार नेताम सबसे महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ से बात की जाए तो विवादित बयान देते हैं लगातार, और रामानुजगंज के ही विधायक हैं बृहस्पति सिंह, उनके खिलाफ इनको लड़ाया जा रहा है। लुंड्रा की जो सीट है वहां से प्रबोध भींज को जगह दी गई है। खरसिया से महेश साहू है। धर्मजयगढ़ से हरीशचंद्र राठिया है। इनका जो पूरा बैकग्राउंड है वो राजनीति के। इसके इतर यदि बात की जाए, कोरबा की सबसे महत्वपूर्ण सीट है, जो पूर्व के विधायक हैं लखनलाल देवांगन, उनको मौका दिया गया। मरवाही की जो सीट है, जहां अजीत जोगी को जिसका गढ़ कहा जाता था, मौजूदा स्थिति में जो सीट है ये कांग्रेस के पास है, वहां प्रणव कुमार मरपच्ची को मौका दिया गया। सरायपाली की जो सीट है उसमें सरला कोसरिया को मौका दिया गया है। खल्लारी यदि बात की जाए, महासमुंद जिले में आता है, अलका चंद्राकर सिंगर है, इनको मौका दिया गया है। अभनपुर की जो सीट है, इंद्र कुमार साहू, मौजूदा स्थिति में रायपुर जो जिला है उसकी ये सीट मानी जाती है। राजिम की जो सीट है वहां रोहित साहू को मौका दिया गया। सिहावा, यहाँ श्रवण मरकाम को मौका दिया गया। डोंडी लोहारा की जो सीट है ये देवलाल ठाकुर को मौका दिया गया। इनके नामों की चर्चा थी, अपनी तरफ से काम भी कर रहे थे। डोंडी की सीट से इनको मौका दिया गया। मौजूदा स्थिति में अनिला भेड़िया जो यहाँ से मंत्री हैं। इसके इतर यदि बात की जाए, पाटन सबसे महत्वपूर्ण सीट है, चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वो सीट है। उनके इतर, उनके अगेंस्ट में अब विजय बघेल लड़ेंगे। विजय बघेल की चर्चा लगातार की जा रही थी और ये कयास थे कि विजय बघेल को चुनाव लड़ाया जाएगा। अब विजय बघेल को मौका दे दिया गया। इसके इतर यदि बात की जाए,
खैरागढ़ की जो सीट है वहां विक्रांत सिंह को मौका दिया है। खुज्जी की जो सीट है वो गीता घासी साहू को मौका दिया गया है। मोहला मानपुर की जो सीट है वहां पर यदि बात की जाए संजीव साहा को मौका दिया गया है। कांकेर से आसाराम नेताम और बस्तर मनीराम कश्यप। ये समझा जा सकता है ये वो नाम है, ये वो चेहरे हैं, ये वो लोग हैं जिनको लेकर लगातार ये चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी अब सभी नए लोगों को मौका देगी। इन नए लोगों के इतर यदि बात की जाए तो 3 से 4 ही सिर्फ ऐसे नाम हैं जो पुराने हैं, जिनको लोग जानते हैं, चाहे फिर वो विजय बघेल हो, फिर चाहे वो रामविचार नेताम हो, फिर चाहे वो लखनलाल देवांगन हो, फिर चाहे वो कोसरिया हो, कि 4-5 ऐसे नाम हैं। इसके इतर यदि बात की जाए इन 21 नामों में 16 से 17 ऐसे नाम हैं जो एकदम नए हैं, जो एकदम फ्रेश कैंडिडेट हैं। इसने एक और चीज पर मोहर लगा दी है और हवाओं का बाजार गर्म कर दिया है कि जो मौजूदा स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की 14 सीटें, उन 14 सीटों में भी क्या ऐसा ही पलटवार होगा? उन 14 सीटों में क्या ऐसे ही कैंडिडेट बदल दिए जाएंगे या उनके जो पुराने कैंडिडेट हैं उन्हीं को मौका दे दिया जाएगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस चीज़ की लगातार चर्चा की जा रही थी, जिस चीज़ की लगातार बात की जा रही थी कि अब भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को मौका देगी, नए चेहरों को मौका दे सकती है, तो एक चीज़ तो साफ है, जो लगातार चीज़ें चल रही थी, जो खबरें तैर रही थी, उन खबरों के बीच अब भारतीय जनता पार्टी ने जिन 21 बिल्कुल दीपक, ठीक कहा आपने कि जो दूसरी लिस्ट जब जारी होगी, फाइनल लिस्ट जब आएगी, तो जो दावेदार हैं उनकी धड़कनें जरूर बढ़ गई होंगी क्योंकि नए प्रत्याशियों का चयन इस बार किया गया है। ऐसे में जो मास्टर कार्ड प्ले किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये जो नई रणनीति बनाई है, ये क्या लग रहा है कितनी कारगर हो पाएगी? भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतर रही है। दीपक, आपके पास आवाज आ रही है? कट गया, पता करो फोन का क्या। दीपक के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल लगातार हम खबर पर बने हुए हैं, लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, 21 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है और खास बात यह है कि विजय बघेल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने चुनावी मैदान में उतारा गया है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक नया प्रयोग किया है, कई कैंडिडेट्स को बदला है और फ्रेश चेहरे जनता के सामने रखे हैं। ऐसे में बीजेपी की ये नई रणनीति कितनी कारगर होगी तो आने वाला वक्त बताएगा। दीपक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये जो नया प्रयोग किया है भारतीय जनता पार्टी ने, बड़ा सोच समझकर किया होगा। क्या इससे पहले जो कैंडिडेट्स थे वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे या कुछ ऐसा काम उन्होंने किया जिससे जनता नापसंद कर रही थी? आने वाले वक्त में क्या लग रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिलने वाला है इस नए प्रयोग को लेकर? देखिए, आसान भाषा में और विस्तृत ढंग से यदि समझा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इस तरीके का प्रयोग किया था। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इस तरीके का प्रयोग किया था। बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी को 15 सालों की सरकार को, 1.5 दशक की जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी वो 15 साल चली और 15 साल चलने के बाद भूपेश बघेल नाम की एक आंधी आती है और सभी को बहा के ले जाती है। फिर चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पुराने हो, चाहे वो नए हो, सबको बहा के भूपेश बघेल की जो लहर है वो अपने साथ ले गई। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो गई कि भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर आके सिमट गई। उसके बाद एक प्रयोग किया गया लोकसभा चुनाव के भीतर। लोकसभा चुनाव जब होते हैं तो लोकसभा चुनाव में सभी कैंडिडेट, क्योंकि 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, लोकसभा चुनाव में उस समय जब ये प्रयोग किया गया उस समय 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 1 सीट कांग्रेस की झोली में थी। अब प्रयोग ये किया गया कि उस प्रयोग के माध्यम से सभी के सब जितने भी लोकसभा के सांसद थे उन नए के नए लोगों को टिकट दे दिया गया। जब उन नए लोगों को टिकट दे दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी उनको रिवाइव कर गई। मौजूदा स्थिति ये बनी कि 11 में से पहले 10 थी, 11 में से 9 आ गई। इसके इतर यदि समझा जाए, यदि पूरे समीकरण को समझा जाए तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया था, ऐसे लोगों को चुना गया था जो लोग उस समय पर कोई जानता नहीं था। यदि आप गूगल करेंगे तो गूगल भी उनका नाम नहीं बता रहा था, लेकिन उनको दिल्ली बुला लिया गया, उनको लोकसभा का टिकट दे दिया गया और मोदी लहर में वो तमाम लोग जीत गए। अब उसके बाद चर्चा ये थी कि जो भूपेश बघेल की आंधी है और जिस तरह के आरोप तमाम बार, चाहे वो छत्तीसगढ़ियावाद हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे काम की शैली हो, तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम आरोप लगाते थे। उन सब आरोपों के बीच में
स्थिति ये बनी, उन सब आरोपों के बीच में स्थिति ये उपजी कि यहाँ पर एक ऐसा प्रयोग कर लिया गया कि जिस प्रयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा ये होने जाने लगी कि अब भारतीय जनता पार्टी सब घर के बदल डालेगी। उस घर के सब बदल डालेगी की स्थिति में ये हुआ कि आज जब 21 लोगों के नामों की घोषणा की गई तो उसमें से 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नोन हैं, 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो पुराने नेता हैं, 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो मौजूदा वक्त में राजनीति में हैं, 3 या 4 लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, 3 या 4 लोग ऐसे हैं जिनको दिल्ली में पूछ परख है, और 2 लोग तो ऐसे हैं जिनकी इतनी पूछ परख है कि वो चाहे अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, उनके भी खास हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है राम विचार नेताम का, जिनको रामानुजगंज से विधायक का टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये राज्यसभा के सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं और अनुसूचित जनजाति के पदों पर भी रहे हैं। इसके इतर यदि समझा जाए, इस तरह का ये एक तरह का जो प्रयोग है, ये प्रयोग इस दिशा में है, ये प्रयोग ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताना चाह रही कि हाँ, जिनको आप दागी कह रहे थे, जिनको जनता ने नकार दिया था, जो जनता से दूर हो गए थे, उन लोगों को हम दोबारा टिकट दे रहे हैं। अब वही पुराना चेहरा, अब उसी चेहरे को कैसे दिया जाए? अब ये नए चेहरे हैं। यदि आप बिल्कुल नया प्रयोग किया है, देखना होगा जनता इसको किस तरह से एक्सेप्ट करती है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम बातचीत के लिए। तो 21 नए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। छत्तीसगढ़ में 21 प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि नए चेहरों को ज्यादा जगह दी गई है और ये नया प्रयोग कितना रंग लाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहला पत्ता खोल दिया है। अब ऐसे में जो फाइनल कैंडिडेट्स बचे हैं, उनके जो दावेदार हैं, उनकी धड़कनें जरूर बढ़ गई होंगी कि उनका नंबर आएगा या पत्ता कटेगा। तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पहली लिस्ट आई है, 21 उम्मीदवारों का नाम है। पूरी लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं इसमें, हॉट सीटों पर भी ऐलान कर दिया है उम्मीदवारों का। भारतीय जनता पार्टी ने काफी सोच समझकर यह फैसला किया है और एक नया प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें नए कैंडिडेट्स को, फ्रेश चेहरों को जगह दी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने विजय बघेल को चुनावी मैदान में उतारना भी भारतीय जनता पार्टी का एक मास्टर कार्ड बताया जा रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी कितना कारगर हो पाएगी इस नए प्रयोग को लेकर, ये तो जनता ही तय करेगी। इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन कांग्रेस के लिए एक टफ फाइट जरूर नजर आ रही है। तो 21 उम्मीदवार चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिए हैं। काफी सोच समझकर, काफी विचार विमर्श के बाद यह फैसला हुआ है। लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। दावेदारों की लिस्ट भी काफी लंबी थी, लेकिन चयन हो गया है। अब फाइनल मोहर लगा दी गई है। 21 उम्मीदवार पहली लिस्ट में घोषित किए गए हैं। संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, लगातार जो ये लिस्ट है उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। कौन कौन सी इसमें हॉट सीट हैं और कहां कहां पर ज्यादा आपको लगता है कि कांग्रेस को टफ फाइट मिलने वाली है? देखिए, मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने और ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस सबसे पहले अपनी कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला और अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक दिल्ली में ली थी और इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। अब हम सीटों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की 39 वो सीटें हैं जिन सीटों पर 2018 में बीजेपी को हार मिली थी, उन सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। सबसे पहले हम भोपाल उत्तर की बात करते हैं।
भोपाल उत्तर जो विधानसभा सीट है ये कांग्रेस की सीट है। लंबे समय से पूर्व कैबिनेट के मंत्री, कांग्रेस के वर्तमान विधायक आरिफ अकील इस सीट से चुनाव जीतते हुए नजर आए। हालांकि अभी वो बीमार चल रहे हैं और 2 दिन पहले ही उनका एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होता है। इसमें वो अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी अपने पुत्र को सौंपते हैं, लेकिन राजनीति जो है उनके परिवार में भी ये कह सकते हैं कि कलह लाती हुई नजर आ रही है। उनके भाई और छोटे बेटे में विवाद शुरू हो चुका है। अब अगर हम बात करें भोपाल मध्य की, ये इस वक्त हम जिस सीट पर मौजूद हैं, जिस जगह हम खड़े हैं, जिस स्थान पर हम मौजूद हैं, यह है मध्य विधानसभा सीट। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ध्रुव नारायण सिंह, जो कि पूर्व विधायक है, इसी सीट से विधायक रह चुके हैं, उन्हें कांग्रेस बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट से वर्तमान में कांग्रेस के जो विधायक है आरिफ अकील, वो यहां से वर्तमान में विधायक है और पिछले 2018 में उन्होंने सुरेंद्र नाथ सिंह को चुनाव हराया था और कांग्रेस ने यह सीट अपने कब्जे में ली। अब इस सीट से ध्रुव नारायण सिंह चुनाव क्यों जीत सकते हैं, हम इसका आपको एक पूरा समीकरण बताते हैं। क्योंकि ये सीट ऐसी है, ये 50-50 है। आधा जो शहर है वो हिंदू, इसमें वोट बैंक सबसे अधिक, और मुस्लिम वोट बैंक भी जो है आधा % है। तो यहां से ध्रुव नारायण की जो छवि है वो मुस्लिम परिवारों के बीच में भी काफी अच्छी है और हिंदू परिवारों के बीच में भी काफी अच्छी है। इसलिए बीजेपी ने जो है ध्रुव नारायण सिंह को यहां से प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही अगर हम सौंसर की बात करते हैं, छिंदवाड़ा सौंसर कमलनाथ का गढ़, नाना बाबू मोहेड़ लगातार चुनाव जीतते आए, लेकिन 2018 में उनको हार का सामना करना पड़ा था। कमलनाथ का गढ़ है और एक बार फिर से नाना बाबू मोहेड़ पर जो है बीजेपी ने दांव खेला है। अब बात करते हैं पांडुर्ना प्रकाश उइके। प्रकाश उइके जो है वो जज रह चुके हैं, रेलवे में जज रहे हैं और बीजेपी ने अपना प्रत्याशी यहां पर उन्हें बनाया है, प्रकाश उइके और नाना बाबू मोहेड़। ये कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की विधानसभा सीटों के अंतर्गत, छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें सुमावली, अदल सिंह कंसाना, लाल सिंह आर्य, गोहद, 2018 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब एक बड़ा नाम प्रीतम लोधी। प्रीतम लोधी ने धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि कथावाचक है, और इस समय धीरेन्द्र शास्त्री का मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में जलवा है, क्योंकि जब धीरेन्द्र शास्त्री कथा करने किसी भी जिले पहुंचते हैं तो 6-7 लाख की पब्लिक तो आम है उनके लिए, और मध्य प्रदेश के तमाम जो राजनेता हैं वो इस समय उनकी कथा कराने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। प्रीतम लोधी ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बयान दिया था, ब्राह्मणों के खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया। एक बार फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें वापसी कराई। और सबसे अहम बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के रिश्तेदार हैं प्रीतम लोधी। प्रीतम लोधी को भी मैदान में जो है बीजेपी ने उतार दिया है। इसके साथ ही चंदेरी की बात करें, जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को मैदान में उतारा गया है। पथरिया से लखन पटेल, पथरिया की अगर बात करें तो यहां से जो बीएसपी की विधायक हैं वो मैदान में मौजूद हैं वर्तमान समय में, और पथरिया से लखन पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही अगर हम बरगी की बात करें तो बरगी में नीरज ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। जबलपुर पूर्व अंचल सोनकर 2018 की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास यह सीट है और अंचल सोनकर को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। ओम प्रकाश धुर्वे भी जो है 2018 में चुनाव हारे थे, लेकिन 2023 में फिर से बीजेपी ने दांव खेला है। इसके साथ ही अगर बात की जाए भानु भूरिया झाबुआ, भानु भूरिया 2018 में चुनाव हारे थे। आदिवासी एक युवा चेहरा है, भानु भूरिया को यहां पे मैदान में उतारा गया है। अब एक बड़ा नाम निर्मला भूरिया, आदिवासी विधायक, आदिवासी महिला, 4 बार की विधायक रही हैं। पैटलाबाद से इन्हें विधानसभा में बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। और इसके साथ ही राऊ, ये इंदौर के अंतर्गत आती है। कुक्षी की बात करें, जयदीप पटेल और मधु वर्मा,
मधु वर्मा को पहले भी जो है बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना चुकी है, और इसके साथ ही घटिया से सतीश मालवी। तो यहां अब अगर हम बात करें तो बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है, और मध्य प्रदेश में क्योंकि 3 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, 5 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने सबसे पहले, कांग्रेस जो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि सबसे पहले हम सूची जारी करेंगे, लेकिन बीजेपी ने उन दावों पर पानी फेर दिया। और कल जो एक बड़ी बैठक आयोजित हुई थी, इस बैठक के बाद आज अचानक आनन फानन में एक सूची जो है बीजेपी ने जारी की, और ये महत्वपूर्ण सूची की अगर बात करें तो 2018 में बीजेपी को जिन सीटों में हार का सामना करना पड़ा था, उन सीटों में प्रत्याशियों को अधिक मौका मिल सके, आम जनता से वो रूबरू हो सके, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, जो जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जा रही हैं, इन योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचे और इनका लाभ आम जनता को मिले आचार संहिता के पहले। तो यहां पे ऐसी 39 जो सीटें हैं जिनको सिलेक्ट किया गया था संघ और संगठन की, और जो सरकार है, सरकार की रिपोर्ट में ये सीटें बेहद ही कमजोर थी, इसलिए जो है यहां पर सबसे पहले प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने जारी की है। और अब इन 39 बीजेपी के प्रत्याशियों के पास काफी समय रहेगा, ये आम जनता से सीधे कनेक्ट हो सकते हैं, वोट मांग सकते हैं। बिल्कुल ठीक है कुलभूषण, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो मध्य प्रदेश बीजेपी की पहली लिस्ट में जो प्रत्याशियों के नाम है वो भी जान लेते हैं। सबलगढ़ सीट से सरला विजेंद्र रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। सुमावला से एंदल सिंह कंसाना है, गोहद से लाल सिंह आ रहे हैं, पिछोर से प्रीतम लोधी हैं, चाचोड़ा से प्रियंका मीना होंगी, चंदेरी से जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को मैदान में उतारा है, बंडा से वीरेंद्र सिंह लंबरदार हैं, महाराजपुर से कामाख्या प्रताप सिंह हैं, छतरपुर से ललिता यादव को चुनावी मैदान में उतारा, पथरिया से लखन पटेल पर भरोसा जताया, गुन्नौर से राजेश कुमार वर्मा होंगे, चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह है, पुष्पराजगढ़ से हीरा सिंह श्याम, धीरेन्द्र सिंह बरगी से हैं, और नीरज ठाकुर जबलपुर पूर्व से हैं। तो तमाम ये जो लिस्ट है प्रत्याशियों की वो जारी हो गई है, और लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। 21 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं छत्तीसगढ़ में, 39 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में। ये पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है, जिसमें तमाम दिग्गज नेताओं ने मंथन किया, और उसके बाद कई बैठकें हुई, कई दौर की बैठकों के बाद यह फैसला लिया गया है। पहली लिस्ट की घोषणा हो गई है, जिसमें तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं जो काफी टफ फाइट कांग्रेस को दे सकते हैं। पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है। जहां बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, तो मध्य प्रदेश के लिए 39 उम्मीदवारों का चयन कर दिया है, जिसमें तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो काफी प्रभाव अपने क्षेत्र में रखते हैं। और अभी क्योंकि सरकार के पास इतना मौका है कि वो इन प्रत्याशियों के लिए जनता के बीच जाकर सरकार के विजन को रख सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि ये तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो जनता का भरोसा जीते। चुनाव नजदीक हैं और तमाम तैयारियां पार्टियों की ओर से की जा रही हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि कांग्रेस पहले चुनावी लिस्ट जारी करेगी, क्योंकि कांग्रेस में भी ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने बाजी मारी और पहली लिस्ट प्रत्याशियों की घोषित कर दी है। तो बीजेपी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें एक नया प्रयोग भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया, जिसमें नए चेहरों को तवज्जो दी गई है। इसमें ज्यादातर युवा चेहरे हैं और जनता को यह बताने की कोशिश की है कि आने वाले वक्त में उनके हित के लिए काम किया जाएगा। सरकार जिस विजन के साथ आगे बढ़ रही है उसे दूर तक ले जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए लिस्ट जारी हुई है। रायपुर से
ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, जैसे कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। प्रयोग नया हुआ है कि इसमें नए कैंडिडेट्स को जगह दी गई है, फ्रेश चेहरे हैं, लेकिन जातिगत समीकरणों का कैसे ध्यान रखा गया है, कैसे उसको बैलेंस किया है पार्टी ने? देखिए, बैलेंस इसको नहीं कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बुरे दौर पर छत्तीसगढ़ के भीतर गुजर रही है, क्योंकि जो पार्टी 15 साल शासन की हो, जो पार्टी 15 साल एक छत्र राज की हो, डॉक्टर रमन सिंह के लिए तो ये कहा जाने लगा था कि अब ये छत्तीसगढ़ के परमानेंट मुख्यमंत्री हैं। उस पार्टी की स्थिति ये हो गई कि वो पार्टी 15 सीटों में आके चुनाव हार गई, और वो पार्टी की स्थिति हो गई जो पार्टी पिछले 15 सालों से सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस 15 सालों का सूखा झेल रही थी, वो पार्टी 70 सीटें लेके आ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सीटें कम होती हैं किसी विधानसभा में, चूंकि छत्तीसगढ़ जो है वो 90 विधानसभा का वाला राज्य है, 90 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। 90 विधानसभा सीटें होने के बाद किसी ऐसी पार्टी को, जो पार्टी सत्ता से 15 सालों से गायब है, जो पार्टी 15 सालों का सूखा झेल रही है, वो पार्टी 70 सीटें ले आ रही है। और जिस पार्टी ने 15 साल शासन किया है वो 15 सीटों पर सिमट जा रही है। उसके बाद 4 उपचुनाव होते हैं, जिसमें से 2 सीटें रिक्त भारतीय जनता पार्टी की ही हुई, 1 सीट जोगी वाली रिक्त हुई। उन तीनों सीटों पर भी ये लोग हार जाते हैं। हाँ। उन तीनों सीटों पर भी इनकी स्थिति खराब हो जाती है। उन तीनों सीटों पर भी ये लोग उपचुनाव हार जाते हैं। उसके बाद निर्णय ये लिया गया, अगर थोड़ा सा पीछे जाके समझें, निर्णय ये लिया गया कि अब जब 2018 का हम चुनाव हार गए हैं तो हम लोकसभा में किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं ले सकते। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों को, नए लोगों को टिकट दिया, नए लोगों को मौका दिया। और जब नए लोगों को मौका दिया तो उसमें तमाम ऐसे नाम थे जिनको यदि आप गूगल करके भी खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। उन लोगों को टिकट दिया गया और वो लोग मोदी के कांधे पर सवार होकर मोदी की लहर में जीत गए। उसके बाद वो लोकसभा पहुंच गए। अब इसी तरह का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी किया है, जिसकी चर्चा की जा रही थी। अब जो मौजूदा दौर है उसमें मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी के पास 90 विधानसभा वाली सीटों में 13 विधायक हैं, जिसमें तमाम बड़े चेहरे हैं। फिर वो चाहे 15 साल के मुख्यमंत्री रहे हो डॉक्टर रमन सिंह हो, जो मध्य प्रदेश के समय से मंत्री रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल हो, नारायण चंदेल हो, धर्मलाल कौशिक हो, सौरभ सिंह हो, उसके बाद पुन्नूलाल मोहले हो, और अजय चंद्राकर हो, शिवरतन शर्मा हो, रंजना डिपिन साहू हो। देखिए, तमाम नाम मैं जिस तरीके से ले रहा हूँ, इससे समझा जा सकता है कि जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक बचे हैं उनको आप इन उंगलियों पर गिन सकते हैं। इसीलिए तमाम नाम याद हैं। लेकिन इसके इतर यदि आप बात करेंगे कांग्रेस की, तो 70 विधायकों का नाम अपनी जुबान पर याद रखना बहुत मुश्किल है। आप गिने चुने नाम या कैबिनेट के मंत्री हैं उनकी चर्चा कर सकते हैं। इसके इतर यदि समझा जाए तो ये प्रयोग लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जिसमें उसको सफलता मिली। इसी तरह का प्रयोग अब भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी किया है, जिसमें कयास ये है, जिसमें चर्चा ये है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी को इस उम्मीद के साथ कि हमें जीत मिल सकती है। अब इसमें तमाम ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसे नाम हैं, माफ कीजिएगा, कुछ ऐसे नाम हैं जो पुराने हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए, जिनका पुराना रिकॉर्ड है। जिसमें सबसे पहला नाम है जिनको रामानुजगंज से मौका दिया गया है, वो हैं रामविचार नेताम, आदिवासी चेहरा, बड़ा आदिवासी चेहरा, जो अमित शाह के भी करीबी हैं, जो नरेंद्र मोदी के भी करीबी हैं। उसके इतर दूसरा बड़ा नाम है जो है विजय बघेल, जो भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके रिश्तेदारी में भतीजे कहे जाते हैं। अब चाचा भतीजा उस सीट पर चुनाव लड़ेंगे जिनको पाटन से टिकट दिया गया है। वो मौजूदा समय में सांसद हैं दुर्ग लोकसभा के। इसके इतर यदि बात की जाए, लखनलाल देवांगन, जिनको कटघोरा से मौका मिला है, ये विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, एक उसमें सिंगर है। इसके अलावा तमाम ऐसे नाम हैं जो सारे के सारे नए हैं। जातिगत समीकरण की यदि इन सीटों में बात की जाए तो 4 साहू वोटरों को, जो 4 साहू उम्मीदवार हैं उनको मौका दिया गया है। और चूंकि जो ये सीटें हैं ये सभी आरक्षित सीटें हैं, तो एससी सीटों के ऊपर 9 से ज़्यादा की घोषणा कर दी गई है। कुछ उसमें जनरल हैं, ये समझा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरगुजा, जो टीएस सिंहदेव का इलाका माना जाता है, गढ़ माना जाता है,
वहां पर टिकट का बंटवारा सबसे ज्यादा किया गया है, क्योंकि 14 में से 12 के आसपास यदि सीटें कहा जाए तो वो कांग्रेस की झोली में थी। बिलासपुर संभाग की यदि बात की जाए वहां पर बड़ा बदलाव किया गया। बिल्कुल, काफी सोच समझ कर ये फैसला किया है। जो पहली लिस्ट जारी हुई इसमें तमाम ऐसे नेता हैं जो अच्छा खासा राजनीतिक बैकग्राउंड रखते हैं और काफी प्रतिष्ठा भी है उनके इलाके में। दोबारा आपके पास आएंगे दीपक। कुलभूषण सक्सेना इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, ये जो 39 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं, इनका जातिगत समीकरण क्या कहता है? देखिए, जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो जिन सीटों पर जिस वर्ग, जिस समाज का सब सर्वाधिक वोट बैंक है, वहां से उन्हीं के समाज और वर्ग का विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है। सबसे पहले तो हमने जिस प्रकार से आपको एक आदिवासी सीटों का जो पूरा समीकरण बताया था, क्योंकि इस समय जो है मध्य प्रदेश की राजनीति आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है और 2003 से 2018 तक तो बीजेपी के साथ आदिवासी वोट बैंक था, लेकिन आदिवासी वोट बैंक जो है बीजेपी से 2018 में छिटका। अब हमने आपसे बात की थी कि जो निर्मला भूरिया है, पेटलाबाद से 4 बार की विधायक रह चुकी हैं, पेटलाबाद से एक बार फिर से जो है उन्हें उतारा गया है झाबुआ। झाबुआ, पेटलाबाद, ये आदिवासियों का बहुमूल्य इलाका है। भानु भूरिया को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। हालांकि जो भानु भूरिया हैं वो एक युवा प्रत्याशी हैं और इसके साथ ही 2018 में हालांकि वो चुनाव हारे थे। ओम प्रकाश धुर्वे की अगर बात की जाए तो वो शाहपुरा से आजाद यानी कि SC/ST वर्ग का भी विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है। सबसे अहम बात इसमें यह है कि 2018 में जिन सीटों में बीजेपी को हार मिली है, उन सीटों पर सबसे अधिक बीजेपी फोकस कर रही है। अचल सोनकर की अगर हम बात करते हैं जबलपुर से, क्योंकि 18 साल बाद जो है कांग्रेस का महापौर की हाल ही में जो है जीत हुई थी और इसके पहले लंबे समय से जबलपुर से कांग्रेस बीजेपी से ही जो है महापौर की जीत होती नजर आ रही थी। लेकिन जो एक दाव नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने खेला था, जो नए और युवा प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है बीजेपी को नगर निगम के चुनाव में हुआ था। और जबलपुर से अचल सोनकर जो कि पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी जबलपुर की दी गई थी, लेकिन वो अपने पुत्र को जिताने में तो कामयाब हो जाते हैं। उनका पुत्र जो है पार्षद का चुनाव जीतता है, लेकिन जबलपुर महापौर सीट जो है बीजेपी गंवा देती है। उन्हें जो है जबलपुर से प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। इसके साथ ही भोपाल के हमने समीकरणों की बात की, क्योंकि जो एक उत्तर विधानसभा सीट है, ये मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट की अगर हम बात करते हैं तो जो आरिफ अकील है वो लंबे समय से इस सीट से विधायक है और आरिफ अकील को इस सीट से हराना नामुमकिन जैसी स्थितियां हैं, क्योंकि यहां से अगर बात की जाए तो जो एक मुस्लिम वोट बैंक जो है वो एक बहुमूल्य वोट बैंक है और आरिफ अकील इन्हीं वोट बैंक के जरिए लंबे समय से चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं। लेकिन आलोक शर्मा पूर्व महापौर भोपाल से रहे हैं और लंबे समय से वो उत्तर विधानसभा उत्तर से जो है तैयारी कर रहे हैं। हालांकि यहां पर अगर बात की जाए तो आलोक शर्मा को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद ही करीबी आलोक शर्मा है। बड़ी जिम्मेदारियां जो है उन्हें संगठन में दी गई है और अभी हाल ही में एक आलोक शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमें वोट तो देते नहीं है, तो उन्हें वोट मतदान केंद्र में वोट डालने जाने की जरूरत नहीं है। बाकी बिल्कुल सोच समझकर फैसला लिया गया है, क्योंकि सर्वे भी इससे पहले सीटों पर कराया गया था। कुलभूषण, रायपुर से दीपक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, ये बताया जा रहा है कि बाहरी राज्यों के भी कुछ ऐसे विधायकों को चुना गया था जो अपने क्षेत्र में रणनीति बनाने में माहिर है, चुनाव को लेकर एक अच्छी खासी उनकी रणनीति रही है। उनसे भी सुझाव लिए गए और उनको सर्वे कराने के लिए रिपोर्ट का जिम्मा दिया गया था, उसके बाद यह फैसला हुआ है। देखिए, अमित शाह जिस रणनीति के तहत काम करते हैं वो किसी से छुपा नहीं है। उनको कहा जाता है कि राजनीति के चाणक्य हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चर्चाएं ये थी, ये कहा जा रहा था कि कई राउंड के सर्वे अमित शाह ने स्वयं अपनी तरफ से कराए हैं, कई राउंड की चर्चा तमाम लोगों से।
अपनी तरीके से अमित शाह ने कराई है। उसके बाद अमित शाह जिस तरीके से ये कह दिया गया, ये जारी हो गया। और राजनीतिक गलियारों में, चूंकि अमित शाह से संबंधित बात कोई राजनेता स्क्रीन पर आके तो कभी नहीं कहेगा, कतई नहीं कहेगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि अमित शाह ने कह दिया है, ये ऐलान हो गया है कि छत्तीसगढ़ का चुनाव वो स्वयं करवाएंगे। छत्तीसगढ़ के चुनाव में वो स्वयं इंटरेस्ट ले रहे थे, छत्तीसगढ़ के चुनाव में वो स्वयं नज़र बना रहे हैं। अब उसके बाद यदि वो नज़र बना रहे हैं, वो नज़र बना रहे थे क्योंकि तमाम लोग, डॉक्टर रमन सिंह 2-2:30 बजे के आसपास दिल्ली से लौटे हैं, अरुण साहू लौटे हैं, तमाम जो बड़े पहली पंक्ति के नेता हैं, जो बड़े दिग्गज हैं, वो लौटे हैं। तो समझा जा सकता है कि चर्चा इन लोगों के साथ हुई है, ये समझा जा सकता है कि चर्चा इन लोगों के साथ समकक्ष हुई है, ये समझा जा सकता है कि अभी भी डॉक्टर रमन सिंह कद में हैं और पद में भी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक ये है कि छत्तीसगढ़ के परिदृश्य से यदि समझा जाए, जो अमित शाह की टीम है, जो उनके खास चेहरे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री के जो करीब हैं, ओम माथुर सबसे बड़ा नाम, उनको भी कहा जाता है कि वो जब चुनाव लड़वाते हैं तो एक कद का और एक पद का चुनाव लड़वाते हैं, और वो जब चुनाव लड़वाते हैं तो उनका जो जीत का रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। मनसुख मांडविया के बारे में कहा जाता है कि वो अमित शाह के करीबी हैं। ऐसे तमाम दिग्गजों को, ऐसे तमाम बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है, ऐसे तमाम बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और तो और चुनाव समिति इनके हाथ में दी गई है। तो एक बात तो साफ हो गई है, किसी प्रकार का कोई रिस्क, किसी प्रकार की कोई गलती और किसी प्रकार की कोई चूक भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में तो नहीं करना चाहेगी और फूंक कर कदम रखा जा रहा है। कोई रिस्क उठाने के मूड में पार्टी नहीं है, इसीलिए मंथन लगातार किया गया और सर्वे के बाद ही ये पूरा फैसला हुआ है कि पहली लिस्ट में जो नाम होंगे उनकी घोषणा हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक और कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार में 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तीखी मिर्ची। सुनो एक बात सुनो जी, विपक्ष के नए परिवार से मिलो जी। सारे विपक्षी क्यों एक हुए आज, आओ सुनाए तुम्हें इनके राज। चिक चिक बम 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 चिक चिक बम। संगठित हो चुके एक परिवार हम, एक दूसरे का करेंगे प्रचार हम। कुर्सी की खातिर मोदी से लड़ना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। राहुल जी दाढ़ी कटवाओ, जल्दी से दुल्हा बन जाओ। राहुल घोड़ी पर चढ़ जाएंगे, हम सब बाराती बन जाएंगे। विपक्ष को मिलेगा दमदार दूल्हा, क्यों भाई दीदी? नाना रे भैया। अरे क्यों भाई छोटू? नाना रे भैया। मेरी मर्जी। शीश महल बनवा दूं मैं एक सरकारी आवास, करोड़ों के पर्दे कालीनें बिछवाऊं मैं खास। दिल्ली के हर गली मोहल्ले में ठेके खुलवाऊं, पानी ना मिले पब्लिक को शराब पिलवाऊं। मेरी मर्जी। हाल क्या है अखिलेश का न पूछो सनम, घोटाले में नाम आना गजब ढा गया। मोदी योगी राज में क्राइम करप्शन बंद हुआ, इनका जनता में छाना गजब ढा गया। हाल क्या
देश का न पूछो सनम। जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद का रहा नहीं डर, आतंक पे कसा शिकंजा 370 को खत्म कर, करप्शन के केस में ऐसा घिरा कोई रहम न खाए हम पर। अब्दुल्ला मुश्किल में खड़ा, सब साथ लड़ो करो अपना भला। परिवारवादी दलों ने देश लूटने में कोई कसर ना छोड़ी, 2024 से फिर इन्हें हराएगी मोदी अमित की जोड़ी। हो। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहाड़ दरकने से कई मकान जमींदोज हो गए। तबाही का यह मंजर देखकर वहां मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। इस दौरान अपने आशियाने को ढहता देख लोगों की आंखों में आंसू आ गए। यूपी के गाजियाबाद में सिपाही का एक शख्स को पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए कैसे इस शख्स को सिपाही बेरहमी से पीट रहा है। पुलिस वाला होने की वजह से किसी ने भी पिट रहे शख्स को बचाने की हिम्मत नहीं की। जब सिपाही ने इस शख्स के सीने पर लात मारनी शुरू की तब लोगों ने सिपाही को रोका। वीडियो सामने आने के बाद आरोपी सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे सस्पेंड कर दिया गया है। हिमाचल के मंडी में बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश से सरका घाट में एक बिल्डिंग देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। घटना के दौरान लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे से पहले पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पटना के मरीन ड्राइव पर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के साथ जेपी गंगा पथ की सैर की। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने कुल्फी का स्वाद लेते हुए अपने बेटे और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी के विभागों की भी समीक्षा की। लालू यादव बिल्कुल फिट नजर आ रहे थे और अब वो बिना किसी सहयोग के चल फिर रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित मुरारी बापू की रामकथा में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी शामिल हुए। ऋषि सुनक ने मुरारी बापू से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। पीएम सुनक आम आदमी की तरह बापू के सामने कुर्सी पर बैठे और कहा कि वो प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि हिंदू होने के नाते रामकथा सुनने आए हैं। इस दौरान पीएम सुनक ने जय सिया राम का जयकारा भी लगाया। बापू, जय सिया राम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ramkatha at the University of